हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदयन क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल हमारा मतलब कि पिछले क्लास में आपका मैथ्स का सिलेबस पूरा हो चुका था और कल की मीटिंग में हमने डिस्कस किया था कि अब जो भी आपके टेस्ट जो कि इवनिंग में मॉडल पेपर होता है और उसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहाँ पर क्लास में डाउट क्लियर करवा दिए जाएंगे ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और कल रात से आज दोपहर तक बच्चों ने जो भी डाउट भेजे है, जो जो क्वेश्चन भेजा है वो सारे लेके आया हूँ और आराम से उसको पूरा करेंगे। अब जल्दी जल्दी करते हैं, मतलब कि अ, इसमें हिंदी मीडियम का कोई भी हिंदी मीडियम के ही डाउट आए थे, इंग्लिश मीडियम के टेस्ट से कोई डाउट नहीं था। तो फिर भी मैंने यहाँ पर जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन है उसको इंग्लिश मीडियम में ट्रांसलेट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिएगा आप, क्या लिखा हुआ है कि 3 घंटियाँ। इसको थोड़े से कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको आराम से दिखेगा और अच्छा दिखेगा। ठीक है, 3 घंटियाँ प्रत्येक बार 12, 15, 18 सेकंड के पश्चात क्रमशः बजती है। यदि वह पहली बार 8:35 पर बजे एक साथ बजी हो तो सबसे पहले अगली बार वो कितने बजे एक साथ बजेगी। 3 bells रिंग ईच टाइम आफ्टर 12, 15 and 18 सेकेंड रेस्पेक्टिवली इफ दे रिंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम एट 8:35 am, देन what टाइम विल दे रिंग टुगेदर नेक्स्ट टाइम। यानी कि वो अगले टाइम कब एक साथ बजेगी। तो ये क्वेश्चन है वो एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है। जब भी आपको घंटियों से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आए कि वो इतने इतने अंतराल के बाद में बजती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इन सब का एलसीएम लेना है। क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है। तो हम पहले तो इनका एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिएगा, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं 12, 15 और 18 का। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए 12, 15, 18, 12, 15 और 18 का। ठीक है। अब यहाँ पर पहले 2 से डिवाइड करेंगे। एलसीएम मैंने आपको बता के रखा है कैसे लेते हैं, लसअप। अब 2 का 12 में भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 15 का 15, 18 में देंगे तो 9 आ जाएगा, 9। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 का 3 हो जाएगा, 15 का 15 रहेगा, 9 का 9 रहेगा। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का 3 में देंगे तो एक बार आ जाएगा, 15 में देंगे तो 5 आ जाएगा और 9 में देंगे तो 3 आ जाएगा। वापस 3 का जा रहा है तो 1, 5 का 5 रहेगा और 3 का 1 आ जाएगा। अब 3 का नहीं जा रहा है, अब 5 का देंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। अब इन सबको गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ठीक है, तो गुणा कर दे। अब आपको आसानी रहेगी, पहले इन दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 10। 10 आ गया। अब बाकी वालों को गुणा कर दो तो 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, सॉरी 18 आ जाएगा। तो 18 को जब 10 से गुणा करेंगे तो पीछे एक जीरो और ऐड हो जाएगा, यानी कि 180 आ जाएगा। 180 आ गया। अब 180 एलसीएम आया है, अभी तक आंसर नहीं निकला। अब आंसर आगे ध्यान से समझिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। 180 हमारा आ गया। अब यहाँ पर 180 क्या आया वो ध्यान से समझना। 180 180 आ गया। अब 180 क्या है, तो यहाँ पर कई बार आपको सेकंड दिए हुए तो होते हैं और कई बार यहाँ पर मिनट भी दिए हुए होते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर सेकंड दिए हुए हैं तो 180 सेकंड हो जाएंगे, और 180 सेकंड का मतलब कितना होता है आपको मालूम है कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं। जब इसमें 60 का डिवाइड करेंगे तो इससे 3 मिनट आ जाएगा, यानी कि जो 3 मिनट आ गया 180 का मतलब। अब जो घंटियां पहले बजी है उसके जस्ट बाद 3 मिनट बाद में वो घंटियां वापस बज जाएगी। तो 8:35। अब 8:35 में 3 मिनट और ऐड कर दो, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 8:38 हो जाएगा, यानी कि 8:38 पर सुबह वो वापस एक साथ घंटियाँ बजेगी। समझ में आ गया। सबसे पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम में देखना है, अगर यहाँ पर मिनट दिया हुआ है तो 180 मिनट हो जाते, और 180 मिनट होते हैं उसका मतलब 3 घंटे बढ़ेंगे।
क्योंकि मिनट को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो 3 घंटे हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड है तो सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा तो 3 मिनट। अगर यहाँ पर मिनट होता तो ये घंटे में हो जाता, 3 घंटे हो जाते। फिर 8:35 का यहाँ पर सीधा 11:35 हो जाता, 11:35 हो जाता। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मिनट दिया हुआ है या सेकंड दिया हुआ है, उस चीज़ को आपको ध्यान से रखना है। अब यहाँ पर देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि कौन सा हुआ, ये लगातार बढ़ रही है, यानी कि पहले स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है, फिर उससे बड़ा आ रहा है, फिर उससे बड़ा आ रहा है, ग्रेटर 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 ऐसे आ रहा है। तो आप कैसे करोगे कि अगर आप देखो यहाँ पर दो संख्याएं डेसिमल में फ्रैक्शन में दी हुई है 1/3 और 1/2, और एक संख्या आपको डेसिमल में मिलेगी यानी कि दशमलव में दी हुई है, पॉइंट में दी हुई है। अब आप या तो सबको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो और या उसके बाद में या तो फिर डेसिमल में सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, भिन्नों में बदल दो। तो हम यहाँ पर अगर पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे तो आसानी हो जाएगी, 1/3 और 1/2। तो यहाँ पर 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। फिर 3, 10 में 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, वापस 3 यानी कि 0.33 आ जाएगा। और अगर 1/2 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0.50 आ जाएगा। अब ये आ गया, और उसके बाद में कितना है, 0.25 तो पहले से दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले छोटा, उसके बाद में बड़ा, उसके बाद में बड़ा। तो यानी कि देख लो, पॉइंट के बाद में 25 सबसे छोटा ये है, उसके बाद में ये है, और उसके बाद में ये है। तो सबसे पहले तो 0.25 आएगा, तो 2 पॉइंट इसमें है नहीं और इसमें है नहीं, या तो सी सही होगा या बी सही होगा। उसके बाद में 0.133 आएगा, 0.33 का मतलब 1/3 आएगा। तो 1/3 इसमें दिया हुआ है, ये इसमें 1/2 है, यानी कि ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से समझना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन शाम को 5:30 पर चली तथा अगले दिन वह सुबह 7:36 पर अमृतसर पहुंची। बस द्वारा, यहाँ पर बस है, बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय। ए बस लेफ्ट दिल्ली फॉर अमृतसर एट 5:30 PM वन डे, रीच अमृतसर एट 7:36 AM द नेक्स्ट डे, टाइम टेकन रीच अमृतसर बाय द बस। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि यानी कि पहले दिन इतने बजे रवाना हुई, दूसरे दिन वहाँ पर उतने बजे पहुँची, तब आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको बीच का टाइम निकालना है। अब बीच का टाइम कैसे निकालोगे, मिडल टाइम कैसे निकालोगे, तो बीच में आप देखते हो कि हमारे 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटों में 2 बार क्या 12 बजती है, 2 बार 12 बजती है। अब 12 बजती है तो 12 एक तो रात को मिडनाइट में बजती है और एक आफ्टरनून में होती है। तो यहाँ पर देखिए 12 रात को शाम को रवाना हुई और सुबह पहुँच गई, यानी कि रात को 12 बजे। अब यहाँ पर रात को 12 बजे, ठीक है, रात को 12 बजे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 5:30 बजे रवाना हुई। अब 5:30 से लेकर आपको 12 बजे के बीच में टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगा, क्योंकि 12 बजे के बाद में 7:36 इसका टाइम तो यही हो जाएगा, यानी कि 12 से आप बाद में 7:36 तक काउंट करोगे तो 7 घंटे और 36 सेकंड आ जाएगा, 7 घंटे और 36 सेकंड, क्योंकि 12 बजे के बाद में ये सेम टाइम यहाँ पर आ जाएगा। तो 12 बजे से पहले का टाइम कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो 12 बजे को हम 11:60 भी कह सकते हैं, 11:60 सेम ही है, इसमें से 5:30 घटा दो, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ 23 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 11 में से 5 गया 6, यानी कि 6 घंटे 30 पहले टाइम लगा, उसके बाद में टाइम लगा 7 घंटे 36। अब इन दोनों को जोड़ दो, 6 घंटे 30 और 7 घंटे 36 इनको जोड़ दो, तो बाकी वालों को मिटा देते हैं। तो यहाँ पर देखो 6 घंटे 30 और इसमें 7 घंटे 36 ये बाद का टाइम है। अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36, यहाँ पर 6 और 7 और 6 13, 13, यहाँ पर 13। अब आपको पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, यहाँ पर 6 मिनट एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 6 मिनट
1 घंटा इधर चला जाएगा, यानी कि 1:60 हम कम कर लेंगे तो 1 घंटा इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर 13 की जगह कितना हो जाएगा, 14 बज जाएगी और यहाँ पर 6 मिनट हो जाएगा। अब 14 बजकर 6 मिनट का मतलब होता है ये ट्रेन वाला टाइम है, तो 12 के बाद में 13 बजती है यानी कि 1 बजेगी, फिर 14 का मतलब 2 बजेगी, यानी कि 2 बज के 6 मिनट आपका टाइम आंसर हो जाएगा। तो 2 बजकर 6 मिनट। अब आपको अगर ये पूछा टाइम कितना लगा है, तो टाइम यहाँ पर देख लीजिए 14 घंटे 6 मिनट लगा है, तो यहाँ पर 14 घंटे 6 मिनट। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको टाइम पूछता कि कितने बजे पहुँचे, बीच में टाइम पूछा है तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एकदम सही हो जाएगा 14 घंटे और 6 मिनट। ठीक है, 14 घंटे और 6 मिनट ये आपका एकदम ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, देखो पहले 6 घंटे 30 मिनट लगे और बाद में 7 घंटे 36 मिनट। आप जब इनको जोड़ोगे तो 14 घंटे 6 मिनट आपके हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। अब ये क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। अब ये 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रति घंटे काम करने के 15 रुपये पाता है। यदि वह 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन काम करता है तो उसकी कुल कमाई कितनी होगी। ए पर्सन गेट 15 रुपीज़ फॉर हिज हावरली, यानी कि 1 हावर का वर्क, इफ़ वर्क 5 डे वर्किंग 8 हावर ए डे, हिज टोटल अर्निंग विल बी। अब यहाँ पर देखो 1 हावर 1 घंटे का वो कितना रुपए कमाता है, तो 15। अगर वो हर दिन 8 घंटे काम करता है तो 8 घंटे का कितना कमाएगा, तो 15 इंटू 8 कर देंगे, तो 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 पर डे कमाता है। एक दिन के 120 रुपये कमाता है। तो वो काम कितना दिन करता है, तो काम 5 दिन करता है, तो 5 एक दिन में कितना कमाता है, 120 दिन रुपए, तो 5 दिन में कितना कमाएगा, तो 120 को 5 से गुणा कर लो, तो जीरो का जीरो, 12 पंजू 60, 600 रुपीज़, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहले तो ये ज्ञात करना है कि 1 हावर के 1 घंटे के 15 रुपये, दिन में कितने घंटे काम करता है, 8 घंटे, तो 8 घंटे के कितना कमाएगा, तो 120, यानी कि एक दिन में 120 रुपये, 120 रुपीज़ कमाए। ठीक है, अब वो 5 डे के निकाल दो, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 48 मीटर है। इसको मैं शायद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भूल गया, तो आप इसको ये ऐसे निकाल सकते हो। जो स्क्वायर है उसका आपको एरिया निकालना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है 48 मीटर। अब आपको एरिया का फॉर्मूला तो पता है, लेकिन पेरीमीटर से जब हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का, पहले तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया। ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है आपको पता है, साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं या इसको भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब भुजा स्क्वायर ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि भुजा ज्ञात करेंगे बाद में ही आएगा, साइड ज्ञात करेंगे बाद में हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं। तो साइड तो हमें यहाँ से ज्ञात करनी पड़ेगी परिमाप से। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या है, परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, 4 इंटू साइड है। तो यहाँ पर देख लीजिए परिमाप आपको दिया हुआ है कितना है, 48 मीटर है, तो यहाँ पर 48 बराबर 4 इंटू साइड या 4 इंटू भुजा। अब यहाँ पर भुजा ज्ञात करनी, साइड 4 यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम 48 में 4 का भाग देंगे तो 12 आ जाएगा, यानी कि भुजा आपकी कितनी आ गई, साइड आपकी कितनी आ गई, 12 आ गई। अब 12 का स्क्वायर यहाँ पर आपको इसका एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब किसी को मालूम नहीं हो तो ये स्क्वायर का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब 2 बार सेम संख्या को 2 बार गुणा करना। ठीक है, 12 को 12 से गुणा करोगे तो यहाँ पर 144 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दशमलव के रूप में 1 + 1.10
प्लस 1/100 प्लस 1/1000 को सरल करने पर परिणाम मिलता है। सिंप्लीफाई बाय 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 इज डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पर देखो 1 का 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 का 1 प्लस, अब नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक छोड़ के पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पर दो जीरो है तो ऊपर दो अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, तो एक तो अंक एक है और एक आगे जीरो लग जाएगा और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर दो जीरो है, यहाँ पर तीन है तो 1000 है ना, यहाँ पर 100 तो हो गया, 100 हो गया, अब 1000 है तो यहाँ पर तीन जीरो है तो ऊपर तीन अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, यानी कि एक तो जीरो, एक एक और दो जीरो आ जाएंगे और यहाँ पर ये आ जाएगा। अब इनको जोड़ना है तो यहाँ पर देख लीजिए 1 प्लस 1.4, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो और 1 का 1 लिख लो, तो यहाँ पर 1.1, फिर 1.01, यहाँ पर 01, फिर 1.001, इसको आप ऐड करोगे तो 111.1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिंपल ये पता रखना है कि जब नीचे जीरो, जितने जीरो होते हैं उतने ऊपर अंक छोड़ के, डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट लगाना है। और ये जब मैंने आपको डेसिमल पढ़ाया था तब भी मैंने आपको सिखाया था। अब अगला देखिए 50 नंबर। 50 नंबर क्या कह रहा है, 30 के गुणनखंड क्या है, फैक्टर आर, फैक्टर ऑफ 30 आर। अब फैक्टर मैंने आपको जब एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने फैक्टर आपको बता के, फैक्टर का मतलब क्या है कि आपको इनमें से ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 30 का पूरा पूरा भाग जाएगा, वो सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी संख्या के फैक्टर आपको ज्ञात करने हैं तो हमेशा ध्यान रखना है उसमें दो संख्याओं का फिक्स भाग जाएगा, एक तो एक का जाएगा और एक 30 का जाएगा, एक तो एक का जाएगा और एक 30 खुद का जाएगा। ठीक है, 30 का नहीं, खुद का। अगर 30 है तो 30 का जाएगा, 50 है तो 50 का जाएगा, खुद का जाएगा। अब यहाँ पर देखो 30 में दो का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 15 बार, तो यानी कि 2 भी होगा और 15 भी होगा। फिर 30 में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, तो ये भी होगा। 3 का भाग 4 बार, 4 में नहीं जा रहा है, 5 में जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 6 बार, यानी कि ये सारे फैक्टर हो जाएंगे। 1 2 3 5 6 10 11 15, 1 2 3 5 6 10 11 15 और 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बस सिंपल, बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि संख्या 2 6 12, फिर यहाँ पर खाली स्थान है 30 और 42 में रिक्त स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी। द नंबर अपेयरिंग एट द ब्लैंक प्लेस इन द नंबर सिक्वेंस 2 6 12, फिर ब्लैंक 30 एंड 42। अब यहाँ पर देखो ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, 6 12 खाली स्थान 36 और 42। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 में कितने जोड़े कि 6 आए, तो 4 जोड़े। 6 में कितने जोड़े कि 12 आए, 6 जोड़े। अब देखो पहले 4 जोड़े, फिर 6 जोड़े, फिर अब क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, 2 बार और बढ़ जाएगा, तो 12 और 10, 12 और 8 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर 20। अब 8 के बाद में कितने जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ेंगे, तो 10 जोड़ते 30 आ रहा है। फिर 10 के बाद में 12 जोड़ेंगे तो 42 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन, विजय की मासिक आय इतनी है, टोटल इनकम कितनी है, मंथली 1680 रुपीज़, और मासिक खर्च यानी कि वो खर्च कितना करता है, एक्सपेंडिचर कितना है, तो 1260 रुपये। उसकी मासिक बचत और मासिक खर्च का अनुपात क्या होगा। विजय मंथली इनकम इज 1680 रुपीज़ and monthly expenditure is 1260 rupees. The ratio between the monthly saving and monthly expenses. अब रेशियो किसके बीच में निकालना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रेशियो आपको एक तो मासिक बचत
और मासिक खर्च यानी कि मंथली सेविंग और मंथली एक्सपेंसेस के बीच में निकालना है। तो मंथली एक्सपेंसेस तो आपको पता है 1260 है, तो यहाँ पर 1260 आ जाएगा। अब बचत कितनी है, यानी कि 1680 रुपये कमाते हैं, जिसमें से 1260 रुपये खर्च कर दे, तो पीछे कितना बचे? तो पीछे आप इसमें से घटा सकते हो, 1680 में से 1260 को घटा सकते हो, तो आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 20 और यहाँ पर 4 420 रुपये बचाता है। तो 420 और 1260 का रेशियो आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 का भाग नहीं जा रहा है, ठीक है? तो 6 का भाग दे दो, 6 का तो शायद दोनों में चला जाएगा, तो 7 छंग 42, यहाँ पर 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। फिर 7 से दोनों कट रहे, तो 7 एकम 7 और 7 तिया 21, ठीक है? तो 1:3 आ जाएगा, 1:3 यानी कि 1:3 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 420/1260, ठीक है? तो इस 0 से 0 कट गया। अब 6 से कटेगा तो 6 7 42 और 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 7/21। फिर 7 से कट रहे हैं तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, 1/3 आ रहा है और 1/3 को वापस रेशियो में लिखोगे तो कितना आ जाएगा 1:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिए। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। इस रेलगाड़ी को 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना टाइम लगेगा? अब यहाँ पर देखो कि वो 1 किलोमीटर, पहले तो हमें उसकी स्पीड ज्ञात करनी पड़ेगी। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर वो कितने मिनट में जा रही है? तो वो 2 मिनट में जा रही है, यानी कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है कि 1000 मीटर वो कितने मिनट का, मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट 2 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में कितना हो जाएगा 120 सेकंड, 120 सेकंड। अब यहाँ पर मीटर और सेकंड में क्यों किया? तो आपको चाल का स्पीड का मतलब पता होगा कि या तो किलोमीटर में प्रति घंटा में होती है या फिर मीटर प्रति सेकंड में होती है। तो इसकी स्पीड हम निकालेंगे तो 1000/120 करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, फिर वापस 4 से काट दो, 25 चौके 100 और 4 तिया 12, 25/3 मीटर प्रति सेकंड ये आपकी स्पीड हो जाएगी, ठीक है? स्पीड हो गई। अब आपको क्या करना है कि इसमें 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और उसको 1.5 किलोमीटर लंबा पार करना है, यानी कि यहाँ पर देखो स्पीड हमारी आ गई। अब देखो यहाँ तक ये रेलगाड़ी है और यहाँ के बाद में यहाँ प्लेटफॉर्म है, ठीक है? 1.5 किलोमीटर, ये 500 मीटर है और यहाँ पर 1.5 किलोमीटर का प्लेटफॉर्म है। जब ये इसमें से जाएगी, इसमें से इसको पूरे को क्रॉस करेगी और खुद की लंबाई भी पूरी क्रॉस करेगी, यानी कि जब भी आपको ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको रेल की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई दी हुई है, दोनों की लेंथ दी हुई हो, तब जो लंबाई टोटल जो डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, वो दोनों को ऐड करके आएगी। यानी कि 1.5 किलोमीटर में 500 मीटर को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 किलोमीटर आ जाएगा। 2 किलोमीटर का क्या मतलब होता है? 2000 मीटर। कितना होता है? 2000 मीटर। अब ये 2000 मीटर हमारी दूरी आ गई। अब हमें टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम वापस स्पीड का भाग लगा दो, तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 2000 और स्पीड कितनी है? तो 25/3 है। अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 2000 इंटू 3/25, ठीक है? 25 को 200 से काटेंगे तो 25 8 200, 80 गुणा 3, 80 इंटू 3, ठीक है? 80 इंटू 3, तो 0 का 0, 8 तिया 24, 240, 240। अब ये क्या है? सेकंड में टाइम निकलेगा। 240 क्या है? सेकंड में, क्योंकि हमने जो स्पीड निकाली थी, जो चाल निकाली थी, वो क्या थी? मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इतने सेकंड में जाएगी। अब इस सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो 1 मिनट 60 सेकंड में होता है, तो 60 में का इसका डिवाइड करोगे तो 4 मिनट हो जाएंगे। तो 4 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे 56 नंबर है। यहाँ पर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी को मापते समय
गलती से मौसम ने उसकी लंबाई 10.1 सेंटीमीटर पढ़ी। गलती का प्रतिशत कितना है? तो उसने कितना ज़्यादा पढ़ा है? तो 0.1 पढ़ा है, यानी कि 10 तो थी, उसने 1.1 मीटर ज़्यादा लंबी पढ़ ली। अब उसमें बट्टे में कितना आ जाएगा? तो पहले कितनी थी 10 थी, गिना। आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। पॉइंट 1 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 10, फिर पॉइंट के बाद में कितना, यहाँ पर 1 अंक के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर 1 अंक लगा देंगे, तो यानी कि आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले तो ये देखना है कि गलती कितनी हुई है, तो 0.1 की हुई है बटे 0.1 की हुई है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो वापस देख लो। 0.1 की गलती हुई है, यहाँ पर देखो 0.1 की गलती हुई है, बटे नीचे 10 आएगा इंटू 100। अब पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद में एक अक्षर है तो यहाँ नीचे एक जीरो आ जाएगा, और जीरो से जीरो कटेगा, 100 से 100 कटेगा तो एक बचेगा ना, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 57। एक व्यक्ति ने 5 रुपये के 15 के भाव से केले खरीदे और 5 रुपये में 10 के भाव से केले बेच दिए, तो उसकी लाभ या हानि जो भी हुई है वो आप बताओ, कितना लाभ हुआ या कितना हानि प्रतिशत बताना है। ए पर्सन बाउट बनानाज एज रेट ऑफ 15 रुपीज़ पर 5 सोल्ड देम 10 रुपीज़ पर 10 पर 5 रुपीज़। तो अब यहाँ पर पहले तो आप देखो खरीदे कितने में, तो 5 रुपये के 15 खरीदे। 5 रुपये में कितने खरीदे? 15 खरीदे। तो उसने 1 रुपये में कितना खरीदा होगा? तो यहाँ पर सॉरी, हाँ 5 रुपये में 15 के भाव से खरीदे ना, तो एक कितने का खरीदा होगा? तो यहाँ पर देख लीजिए 5 अपॉन, एक मिनट रुकिए, 15 खरीदे कितने रुपए के? 5 रुपए के। तो एक केला कितने में खरीदा होगा? तो एक केला 5/15 रुपए में, तो यानी कि 1/3 रुपए में एक केला खरीदा होगा। अब बेचे 10 केले बेचे कितने रुपए में? 5 रुपए में। तो एक केला कितने में बेचा होगा? तो एक केला कितने में बेचा होगा? 5/10 में, यानी कि 1/2 में बेचा होगा। अब यानी कि खरीदा तो इतने में, बेचा इतने में। पहले तो ये निकाल दिया। अब यहाँ पर देखो जो अपना सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 1/3, और एसपी होगा जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा? 1/2। तो इसका क्या हो जाएगा? आपको पता है ये विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 में से 1/3 को घटा दो, तो 2 और 3 का लसब 6 आ जाएगा। 6 में 2 का भाग देंगे तो 3, 3 - 2 यानी कि 1/6 ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लाभ कितना हो गया? 1/2 हो गया, 1/6 हो गया। अब लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बट्टा सीपी इंटू 100, यानी कि प्रॉफिट कितना? 1/6, और बट यहाँ पर ऊपर कर लेते हैं, प्रॉफिट कितना है? 1/6 अपॉन नीचे सीपी कितना है? 1/3 इंटू 100। जब ये उल्टा आए, ऊपर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/6 इंटू 3/1 इंटू 100। ठीक है, तो यह कट जाएगा 2 बार, 2 से ये 100 कटेगा, 50 आ जाएगा। 50% उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी में ही लिखा हुआ है क्योंकि ये चार्ट वाला था तो इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हो पाया। इसको फटाफट देखिए। एक विद्यालय में पाँचवीं क्लास एक विद्यालय में 5वीं क्लास के छात्रों को 5 दिन की उपस्थिति चार्ट, ये आपको मैंने समझाया हुआ भी है पिछली क्लास में, वापस देख लेते हैं। पहले 3 दिनों में कितने उपस्थित रहे, यानी कि फर्स्ट 3 में कितने प्रेजेंट रहे, ये प्रेजेंट का चार्ट दिया हुआ है। तो फर्स्ट 3 दिनों का पूछा हुआ है, फर्स्ट 3 ये है। तो पहले दिन कितना? 40%, नहीं 40 बच्चे, दूसरे दिन 20 बच्चे, और तीसरे दिन 40 बच्चे, यानी फर्स्ट दिन 40, फिर 20, फिर वापस 40। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।